नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नाबालिग का अपहरण करके की गई पिटाई, सिर भी मुंडन करवाया गया। पीड़िता का आरोप, नांदगांवपेट पुलिस ने शिकायत लेने से किया इनकार। किन्नरों की गुरु हाजी ताज मोहम्मद का 96 वर्ष की उम्र में इंतकाल। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंग रेप, पीड़िता 17 मई से घर से थी लापता। पूछताछ के लिए 4 आरोपी फ्रेजरपुरा पुलिस की गिरफ्त में। अंबा एक्सप्रेस सवारी जाएगी, नीले डिब्बों के स्थान पर लगाए जाएंगे लाल रंग के डिब्बे। अमरावती शहर में पहुंची विधायक बच्चू कडू की आसूड़ यात्रा, बुधवार की रात दरियापुर में जाहिर सभा का आयोजन। गुरुवार को खुलेगा पोटे एवं माधोगढ़िया के भाग्य का बंद पिटारा, प्रशासन ने पूरी की मतगणना की तैयारी। खामगांव के रास्तों पर दौड़ रहे हैं बगैर नंबर के वाहन, पुलिस प्रशासन बन रहे हैं अनजान। और विवाह का झांसा देकर अभियांत्रिकी छात्रा से दुराचार, आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर। खबरें अब विस्तार से। अमरावती शहर के नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के शेंदोरा बुर्ज स्थित एक नाबालिग से मारपीट तथा धमकी देने एवं उसका सिर मुंडन करने जैसी घटना सामने आई है। पीड़िता द्वारा घटना की शिकायत किए जाने पर मामला दर्ज करने के बजाय उसे थाने से खाली हाथ लौटाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुधवार की रोज पीड़िता कुछ गैर राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपनी आपबीती पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित को बयां की। पीड़िता से हकीकत सुनने के बाद पुलिस उपायुक्त ने नांदगांवपेट पुलिस को तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के शेंदोरा बुर्ज क्षेत्र में मजदूरों की बस्ती है, जहां पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ मजदूरी करते हुए अपना भरण पोषण करती है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों द्वारा पिछले कुछ दिनों से उसे गाली गलौज हो रही थी, जिसका वह कारण नहीं जान पाई। बीते मंगलवार की देर शाम परिसर के इन आरोपियों में से करण सिंह पवार, राहुल भोसले, अनिल भोसले, गजा वाघाड़े नामक आरोपियों ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और उसका सिर भी मुंडन किया। इस घटना को लेकर पीड़िता नांदगांवपेट थाने पहुंची थी और अपने साथ हुई हकीकत भी उसने बयान की थी, लेकिन उसकी शिकायत लेने से इनकार किया गया। इस मामले को लेकर भीम आर्मी तथा ब्लू टाइगर के पदाधिकारियों ने पीड़िता की मौजूदगी में पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित से मुलाकात की। पुलिस उपायुक्त ने पीड़िता से पूछताछ की और सारी हकीकत सुनने के बाद उन्होंने नांदगांवपेट पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश देने के समाचार प्राप्त है। मैं एडवोकेट सुधीरेश ताड़े, ब्लू टाइगर फोर्स, इस संगठन का महाराष्ट्र का संस्थापक अध्यक्ष। आज हमने जॉइंटली भीम आर्मी और ब्लू टाइगर फोर्स और अमरावती जिले के सामाजिक संगठन के पदाधिकारी हम डीसीपी चिन्मय पंडित साहब को मिले। एक ट्राइबल कम्युनिटी की लड़की है जो नाबालिग है, जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है। गांव के कुछ गुंडों ने उसे जबरदस्ती जंगल में लेकर गए और उसके साथ में छेड़छाड़ की, उसका विनय भंग किया और इस पुरोगामी महाराष्ट्र में
ऐसी घटना घटी है उसकी हमने निंदा की है, मजम्मत की है। उसके सर का पूरा मुंडन किया हुआ है और हमने डीसीपी साहब को मिले, क्योंकि नांदगांव पेट के पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उनके खिलाफ भी किसी प्रकार का अपराध दर्ज नहीं किया। और इस गंभीर प्रकरण को देखते हुए हमारे डीसीपी साहब चिन्मय पंडित साहब ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और तुरंत 354A उसके बाद में जो एक उसमें का जो आरोपी है वो हाई कास्ट का है, इसलिए एट्रोसिटी का गुना और ये तुरंत गुने दाखिल करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है और कानूनी कार्रवाई होने वाली है। कुछ दिनों पूर्व अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक स्थित राजकोट वाला फरसान के संचालक अनुज आड़तिया की उनके श्रद्धाश्री अपार्टमेंट के चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर राजापेट पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। इस घटना के बाद शहर में अलग अलग तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म था। इस मामले में राजापेट पुलिस ने मृतक अनुज आड़तिया की पत्नी तथा उनके पड़ोसियों के बयान दर्ज किए। तो इसके साथ ही मृतक अनुज का मोबाइल भी पुलिस जांच के लिए जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक अनुज का संतुलन बिगड़ने से वह चौथी मंजिल से नीचे गिरा था और घटनास्थल की दीवारों से सटी केबल के वायर पर मृतक की चप्पलें अटकी पाई गई थी। किसान, मजदूर, कर्मचारी, दिव्यांग, निराधार और बेरोजगारों के हक के लिए विधायक बच्चू कडू ने आसूड़ यात्रा शुरू की थी, जिसमें सैकड़ों कारों के काफिलों को देखकर शहर में हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। खुद बच्चू कडू 25 लाख रुपए की रूफ सेलिंग वाली कार में विराजमान होकर जनता को अभिवादन करते नजर आए। अपने विभिन्न आंदोलनों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बच्चू कडू के इस आंदोलन को जनता का व्यापक प्रतिसाद मिल रहा है। दाभडीहून आम्ही निघालो आहे, ज्या गावात 22 आत्महत्या शेतकऱ्याच्या झाल्या, त्या फक्त दाभडीचं चित्र नाही, जिथं नरेंद्र मोदीजींना निवडणूक व्हायच्या अगोदर पूर्ण एक दिवस शेतकऱ्याच्या 150 प्रश्नावर चर्चा केली होती आणि मग त्याच दाभडीत आता नरेंद्र मोदींना आम्ही पाहतो का त्या यवतमाळ जिल्ह्यात सुद्धा पाय ठेवला नाही आणि एका इकडे प्रचंड आत्महत्या आणि शेतीमालाचे प्रचंड भाव खाली येत असताना दुसऱ्या इकडे आम्ही पाहतोय दानवे नावाचा भाजपचा कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अध्यक्ष शेतकऱ्याला साले म्हणून संबोधतो आणि अपमानित करण्याचा जो प्रयत्न करतो, त्याच्या विरोधात आमची ही आसूड यात्रा आहे। महात्मा फुलेंना सांगितलं होतं का जेवढे बैलावर तुम्ही चाबूक मारता त्याच्यापेक्षा दुप्पट सरकारवर मारलं पाहिजे, त्याच्याशिवाय धोरण सरकार शेतकऱ्याच्या बाजूने उभं राहत नाही। आज शेतकरी संपायला लागलेला आहे। शेतकरी आम्ही पाहतोय का जमात, शेतकरी नावाची जमात हिंदुस्थानात जगाच्या पृथ्वीवर राहणार की नाही अशी अवस्था आहे। चौफेर मारण्याची अवस्था आहे। एका इकडे गावात पाणी नाहीये, आरोग्य नाहीये, शिक्षणाची व्यवस्था नाही, बेरोजगारांना रोजगार सुद्धा नाही आणि दुसऱ्या इकडे हे सगळं नाही असताना शेतीमालाला भाव सुद्धा नाही। म्हणजे कुणाच्या आशेवर त्यांना पेरणी करायची। तूर आज आम्ही पाहतोय का 4 महिने अगोदर तूर दिली, हरभरा दिला, पैसा अजून आलेला नाही। एका इकडे तुम्ही काँक्रीटचे रस्ते करताय, उडान पूल करताय आणि दुसऱ्या इकडे शेतकऱ्याला द्यायला तुम्हाला पैसे नाही आहे। काल परवा एका शेतकऱ्याचा आम्हाला फोन आला, म्हणजे बच्चू भाऊ आता जर पाऊस आला तर माझी तूर अजूनही मार्केटमध्ये आहे, ते विकणार कधी, पैसे येणार कधी आणि पुन्हा पेरणार कधी? मग काय शेतात काय भाजपचे झेंडे पेराव का? आमचा सरकारला इशारा आहे आसूड यात्रेच्या माध्यमातून का 26 तारखेपर्यंत जर तुरी, खरे तूर आणि हरभरा पूर्ण खरेदी केला नाही आणि पैसे जर दिले नाही तर राज्यातल्या सगळ्या पालकमंत्र्याच्या घरात आम्ही घुसल्याशिवाय राहणार नाही। 26 तारखेपर्यंत आमचा इस यात्रा के दरमियान जगह जगह जाहिर सभाएं भी ली गई। बच्चू कडू के साथ कई किसान, मजदूर महंगी गाड़ियों में सफर करते नजर आ रहे हैं। यवतमाल के आर्नी तहसील के दाभड़ी गांव से निकली इस यात्रा का जालना जिले के भोकरदन में समापन होगा। बुधवार की शाम यह आसूड़ यात्रा अमरावती होते हुए दर्यापुर पहुंचकर जिला परिषद के कन्याशाला मैदान पर बच्चू कडू द्वारा एक जाहिर सभा का आयोजन भी किया गया था। 16 मई 2014 में जागतिक स्तर पर $108 प्रति बैरल के कच्चे तेल की कीमत आज $75 प्रति बैरल इतनी कम हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में
बढ़ोतरी जारी है। पूरे राज्य में पेट्रोल की कीमत 85 रुपये 18 पैसे इतनी है। पूरे देश भर की तुलना में महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत अधिक है। महाराष्ट्र शासन की ओर से 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपये अधिभार लगाया गया और पेट्रोल पर 26% और डीजल पर 24% वैट राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने से पिछले 8 दिनों में पेट्रोल की कीमतें 1 रुपया 61 पैसे से बढ़ गई। पहले ही जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पूरे राज्य की जनता में रोष दिखाई दे रहा है। 23 मई को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर लगाया गया टैक्स व अधिभार रद्द कर इस ईंधन को जीएसटी में लाने की मांग महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी ने की है। महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीनं संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या सगळ्या गावागावामध्ये आज हा आदेश देण्याची गरज नाही, लोकांना त्याची जळ पोचलेली आहे की जी भरमसाठ पद्धतीने पेट्रोल वाढ होते। आणि पेट्रोल वाढ बघा म्हणजे इलेक्शनच्या वेळेला पेट्रोल वाढ नाही केली कारण त्यावेळेला लोक ओरडले। मग आता एकदम इलेक्शन संपल्याबरोबर पेट्रोल वाढ करतो म्हणजे आपला स्वार्थ दिसतो। जनतेच्या हिताचं, जनतेच्या कल्याणासाठी लोकशाही ही लोकांच्या हितासाठी राबवल्या जाते, पण जर लोकांचं हित होत नसेल तर याचा विचार पत्रकारांनी जरूर केला पाहिजे। मीडिया हा आमचा तिसरा डोळा आहे, त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे, आज आम्ही जे कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे हे पेट्रोल वाढीच्या ची रोख असली पाहिजे, कुठेतरी याला लिमिट असली पाहिजे। दरवेळेला उठायचं आणि रोज वेगवेगळ्या पद्धतीने जी भाववाढ होते या भाववाढीचा तीव्र निषेध म्हणून मी एक महिला आहे, मी एक काम करणारी कार्यकर्ता आहे, मी एक नागरिक म्हणून मी केंद्र सरकारला अशी विनंती करते की तुमचं या पद्धतीचं उद्धट क्रूर बोलणं एक करणं एक आणि असा जे चाललंय हे कुठेतरी याला थांबवलं पाहिजे। इस संदर्भ में निवासी जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। काँग्रेस पक्ष आम्ही सर्व पदाधिकारी ज्येष्ठ सर्व किशोरभाऊ बोरकर, पुष्पाताई बोंडे यांच्यासहित आणि सर्व महिला आणि पदाधिकारी आम्ही इथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जमलेलो आहे। आज पेट्रोल भाव आणि गॅस वाढ यामध्ये भाववाढ या मोदी सरकारने केलेली आहे, ही सरकार आम्हाला नको आहे। महिलांना याचा इतका त्रास होतो आहे, विद्यार्थ्यांना पेट्रोलचा इतका त्रास होतो आहे, त्यांच्याजवळ कमी पैसे असताना इतका कमी याच्यामध्ये त्यांना पेट्रोल भरावं लागतं आहे। हे कमी भाव होण्यासाठी आम्ही कलेक्टर साहेबांना इथे निवेदन देण्यात आलेलं आहे। पेट्रोल भाववाढ कमी झालीच पाहिजे। मोदी सरकारचा विजय असो, मोदी सरकारचा विजय असो। पेट्रोल डिझेलची भाववाढ कमी झालीच पाहिजे। पेट्रोल डिझेलची भाववाढ कमी झालीच पाहिजे। पेट्रोल डिझेलची भाववाढ कमी झालीच पाहिजे। मोदी सरकारचा विजय असो, मोदी सरकारचा। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस कमेटी के पुष्पाताई बोंडे, यशवंतराव शेरेकर, सुरेंद्र भुयार, भैया पवार, पूर्व कुलगुरू डॉक्टर गणेश पाटील, IMI अध्यक्ष डॉक्टर BR देशमुख, वसंतराव सावरकर, मनपा पक्षनेता बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, वंदना कंगाले, प्रशांत डवरेसह सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभियांत्रिकी के प्रथम वर्ष की छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसकर उसे विवाह का झांसा देते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को फ्रेजरपुरा थाने में नामजद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरावती जिले के मोर्शी तहसील स्थित पाड़ा निवासी कक्षा 12वीं छात्रा का परिचय उसी क्षेत्र के निवासी श्रणित दिवाकर राउत से कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन के दौरान हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि दोनों में हुए परिचय के दौरान आरोपी श्रणित ने एक दिन पीड़िता को यह कहा था कि वह उससे प्रेम करता है और उससे विवाह भी करना चाहता है। दोनों में प्रेम मिलाप प्रारंभ हुआ था। यह घटना बीते जून 2017 के दौरान की है। एक दिन आरोपी श्रणित ने पीड़िता को मोर्शी बस डिपो के पीछे स्थित अपने दोस्त के एक रूम पर बुलाया और जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद से यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इसी बीच आरोपी ने पीड़िता को नागपुर तथा पुणे स्थित एक लॉज में ले जाकर तथा फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के प्रशांत नगर स्थित बगीचे के पास अपने दोस्त के रूम पर ले जाकर भी दुराचार की घटना को अंजाम दिया
और जब हाल ही में एक दिन पीड़िता ने आरोपी श्रणित को अपने विवाह की बात छिड़ी तो उसे पिछड़े समाज और स्वयं को उच्च वर्गीय होने की बात कर विवाह से इनकार कर दिया। हाल ही में एक दिन पीड़िता को धमकाते हुए प्रशांत नगर बगीचे के पास उसका पीछा करते हुए पीड़िता के साथ मारपीट की। आखिरकार पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत मंगलवार की रात फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज कराई। 21 मई को स्थानीय राजापेट चौक स्थित स्थानक का बड़े जोर शोर से शुभारंभ किया गया। 21 मई से इस बस अड्डे से बसों का आवागमन शुरू किया गया। रोजाना करीब 280 बसें यहां से दौड़ेगी। यात्रियों के लिए यह बस अड्डा सुविधाजनक माना जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर राजापेट चौक शहर का केंद्र स्थान होने से हजारों की तादाद में यहां से यातायात शुरू रहती है। बिल्कुल बस अड्डे के सामने ऑटो धारकों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। ऑटो धारक यात्रियों को ठूस ठूस कर भरते नजर आ रहे हैं। ऑटो धारकों को पार्किंग की व्यवस्था के बारे में व्हीसीएन न्यूज के प्रतिनिधि ने पूछने पर ऑटो धारकों ने कहा, सर्व इकडे निवेदन दिलं आहे। निवेदन दिल्याप्रमाणे आम्हाला त्यांच्याकडे वेळ असेल त्यावेळी येऊन ते स्टॉप आम्हाला देऊ शकतो। आपण हे निवेदन कोणाला दिलं आहे? BNC मध्ये दिलं आहे, महानगरपालिकेत दिलं आहे आणि त्याच्यानंतर आपण ट्रॅफिक ऑफिसमध्ये दिलं आहे आणि सिटी ऑफिसमधलं तयार केलेलं आहे। आज आम्ही पोहोचून दिलं ते। तर महानगरपालिकेतर्फे तुम्हाला पे अँड पार्किंगचं काही पत्र आलं आहे? सध्याला काही हा राजापेठ झोन जो आहे हा पे अँड पार्किंग म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे। तर तुमच्या ऑटो संघटनेला असं काही पत्र मिळालं आहे का? सध्या अजूनपर्यंत काही मिळालं नाही। मग आता ही जी वाहतूक इथे खोळंबण्यात येत आहे, ऑटो थांबत आहेत, ऑटो आपले थांबत आहेत, तर याबद्दल आपण काय बोलाल? आम्हाला जागा कुठेही उपलब्ध करून दिली। आता कसं आम्हाला जोपर्यंत आम्हाला स्थायिक स्टाफ मिळत नाही किंवा प्रशासन आम्हाला स्टॉप देत नाही तोपर्यंत आता हे ऑटोवाल्याच्या मतांनी लावत आहे। बाकी असं काही राहणार नाही आहे। त्यांनी आम्हाला स्टॉप शोधून दिल्यानंतर इथं काही जास्तच्या गाड्या राहणार नाही। जिथे स्टॉप दिला बॉडी बनवलं आहे इथे पूर्ण। और तो और आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी भीड़भाड़ होने के बावजूद यहाँ सिर्फ 2 ही यातायात पुलिसकर्मी नजर आए। सुबह 11 बजे के दरमियान आवागमन की भीड़ होने से इस बस अड्डे से निकलने वाली और अंदर जाने वाली बसों को भारी दिक्कतें आ रही है। इस बस अड्डे के सामने बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, व्हीसीएन न्यूज। अमरावती विधान परिषद चुनाव की मतगणना गुरुवार की सुबह 8 बजे से जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में शुरू होगी। सर्वप्रथम मतदान केंद्र निहाय ऑटो का मिलान किया जाएगा। पश्चात सभी ऑटो को मिक्स कर उनके 25-25 के गट्ठे बनाए जाएंगे। इसमें से सर्वप्रथम अवैध ऑटो को बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद विजयी ऑटो का कोटा तय होगा। इस चुनाव की मतगणना प्रक्रिया के लिए शहर पुलिस आयुक्तालय ने 111 अधिकारी कर्मचारियों का बंदोबस्त लगाया है। 1 डीसीपी, 3 एसपी, 19 अधिकारी और 88 कर्मचारी मतगणना स्थल पर तैनात रहेंगे। इस बार जमकर क्रॉस वोटिंग होने से सभी की दिल की धड़कनें काफी तेज हो चुकी है और इस विधान परिषद मतगणना के हर पल पर सीसीटीवी की बारीकी से नजर भी रहेगी। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा व्हीसीएन न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। चिखलदरा तहसील के डोलार गांव का पुनर्वसन किया जा रहा है। परतवाड़ा से सिर्फ 10 किमी दूरी पर डोलार ग्राम अगर खतीजपुर में पुनर्वसित हो जाता है तो यहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। मसलन इस गांव में आंगनवाड़ी भी मिलेगी।
किसानों को मजूर मिलेंगे तो दूसरी ओर मजदूरों को मजदूरी भी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग डोलार गांव को खतीजपुर में पुनर्वसित होने से रोक रहे हैं। हालांकि यह लोग खतीजपुर के रहवासी भी नहीं हैं। डोलारा ग्राम खतीजपुर में पुनर्वसित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात खतीजपुर ग्रामवासी कर रहे हैं। डोलार गांव के रहने वाले हैं और हम कलेक्टर साहब से इसलिए मिल रहा है कि हमको वो खतीजपुर की जो जगह है हमारे गाँव वाले को पसंद है और हम खतीजपुर जाने चाहते हो, और वहाँ के सरपंच साहब ने हमको ठाव दिया वहाँ का, उस ठाव को लेकर हम यहाँ तक आए और वो जगह हमको पसंद है और हमारे लोगों को भी, हमारे गांव वालों को भी वो जगह पसंद है और सब लोग उस जगह को यस कर रहा है और डोलार वाले वहाँ रहने को तैयार है। और खतीजपुर के लोग भी हमको वहाँ मुझे आने के लिए बोले जल्दी आप लोग आओ और आप लोग यहाँ रहो, उनके भी कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये हम सब देखने के बाद हम लोग वहाँ जाने चाह रहा हो और हम लोग वहाँ रहने के लिए इस मुझे इच्छुक है और हम वहाँ आएंगे और वहाँ रहेंगे। आम्ही इथे कलेक्टर साहेबांना निवेदन द्यायला आलो की डोलार गावासी संबंधी की आमची इच्छा आहे की त्या सर्व डोलार गावासीने आमच्या इथे येऊन वसले पाहिजे आणि त्यामुळे आमच्या गावातील शाळेची, अंगणवाडीची आणि राशन दुकानाची समस्या दूर होईल। लोकसंख्या कमी असल्यामुळे आमच्याकडे आमच्या गावात शिक्षणाचा, अंगणवाडीचा फार मोठा त्रास आहे, कारण की लाभार्थी नसल्यामुळे शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहे। काही सामाजिक संस्था या पुनर्ला विरोध करत आहे। त्यांच्या कडक कारवाई प्रशासनाने केली पाहिजे आणि जेव्हा खतीजापूरवासियांना आक्षेप नाही आणि डोलार गाववासियांना आक्षेप नाही तर बाकी सामाजिक संस्थांना का अडचण आहे हे आमच्या समजण्यापलीकडचे आहे। म्हणून आमच्या शासनाला दोन्ही गावाची विनंती आहे की तत्काळ निर्णय घेऊन डोलार गाव खतीजापूर येथे वसवण्यात यावे अशी सर्व आमच्या गावकऱ्यांची मागणी आहे। खतीजापूर आणि डोलार दोन्ही गावांची इच्छा आहे, मागणी सुद्धा आहे। डोलारा ग्राम खतीजपुर में पुनर्वसित करने की मांग का ज्ञापन ग्रामवासियों ने निवासी जिलाधीश को सौंपा है। अमरावती संभाग के पांचों जिले के किन्नरों के गुरु 96 वर्षीय हाजी ताज मोहम्मद का बीते मंगलवार की रात लंबी बीमारी के चलते इंतेकाल हो गया। बुधवार की सुबह गुरु हाजी ताज मोहम्मद का पार्थिव शरीर परिसर वासियों के अंतिम दर्शन हेतु इंद्रभुवन थिएटर उनके निवास स्थान पर रखा गया था, जहां बड़े पैमाने पर क्षेत्रवासियों ने दिवंगत हाजी ताज मोहम्मद के पार्थिव का दर्शन किया। इसके बाद उनके पार्थिव को साबनपुरा स्थित जामा मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ने के पश्चात ताबूत में हाजी ताज मोहम्मद के पार्थिव को अनेकों ने कंधा देते हुए लालकड़ी कब्रस्तान में दफन विधि की। इंद्रभुवन थिएटर में किन्नरों का मठ है, जहां गुरु हाजी ताज मोहम्मद सहित 10 से 12 किन्नरों का निवास है। 96 वर्षीय हाजी ताज मोहम्मद पिछले काफी दिनों से कैंसर की बीमारी से पीड़ित रहने के समाचार है। चांदूर रेलवे में चुनाव बूथ पर ड्यूटी लगने के बावजूद एक तलाठी ने बूथ छोड़कर फेरफार जैसे कार्य किए। वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया, ऐसा आरोप चांदूर रेलवे की मानवाधिकार सदस्य अधिवक्ता प्रवरजा चौरे ने लगाया। वर्ष 2017 में चुनाव दरमियान चांदूर रेलवे तहसील के मांजरखेड़ के तलाठी RS मलमकार की चुनाव ड्यूटी लगी थी, लेकिन चुनाव दरमियान इस तलाठी ने बूथ छोड़कर गांव में घूमकर फेरफार 7-12 जैसे कार्य किए। मतलब इस तलाठी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया। इस संदर्भ में चांदूर रेलवे की मानवाधिकार सदस्य प्रवरजा चौरे ने चुनाव आयोग मुंबई, आयुक्तालय अमरावती, जिलाधीश कार्यालय अमरावती, उप विभागीय कार्यालय चांदूर रेलवे को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। चुनाव आयोग मुंबई ने इस मामले की दखल लेकर जिलाधीश कार्यालय को जांच के आदेश दिए थे। जिलाधीश कार्यालय ने चांदूर रेलवे के तहसीलदार को इस प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जांच के पश्चात तहसीलदार ने उप विभागीय अधिकारी चांदूर रेलवे को उक्त तलाठी का निलंबन कर विभागीय जांच करने के आदेश दिए, लेकिन चांदूर रेलवे की उप विभागीय अधिकारी स्नेहल कनीचे ने आदेश मिलने के बावजूद भी 27/12/2017 से आज तक तलाठी पर कोई कार्रवाई नहीं की।
इस संदर्भ में मानव अधिकार सदस्य अधिवक्ता प्रवरजा चौरे ने उपविभागीय अधिकारी स्नेहल कनीचे से संपर्क किया, लेकिन बजाय तलाठी पर कार्रवाई करने के उस तलाठी को बचाने की बात कनीचे ने की। अपने पद का गैरवापर कर तलाठी मलमकार और उपविभागीय अधिकारी स्नेहल कनीचे में कई आर्थिक लेन देन तो नहीं हुई, ऐसा संदेह अधिवक्ता प्रवरजा चौरे ने जताया। प्रवरजा चौरे ने तलाठी व उपविभागीय अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन निवासी जिल्हाधीश को सौंपा। यांची नियुक्ती मतदान केंद्रावर तलाठी म्हणून मतदान केंद्रावरील व्यवस्था व देखभालीकरिता कायमस्वरूपी होती, परंतु निवडणूक ड्युटी कार्यरत असताना सदर तलाठी मलमकर यांनी केवळ सह्या करून त्यांनी कार्यरत असल्याचा देखावा केला व सदर कार्यसेवेचे बिलसुद्धा त्यांनी उचललेले आहे। श्री RS मलमकर हे निवडणूक कार्यक्रमात नावापुरते सहभागी होऊन ते त्यांची खाजगी कामे करण्यास मोकळे होते। त्यांनी जाणीवपूर्वक संवेदनशील निवडणूक प्रक्रियेला महत्त्व न देता इतर कामकाज करण्यास गेलेले असल्याचे दिसते। पुराव्यादाखल मी निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजे 21/2/17 रोजी मौजा मांजरखेड येथील शेत सर्वे नंबर 410 फेरफाराच्या नोंदवहीत नोंदीचा अनुक्रमांक 913 घेतल्याची फेरफाराची नोटीस प्रत सोबत जोडलेली आहे। यावरून सदर दिवशी फेरफार का घेण्यात आला, निवडणूक प्रक्रिया संवेदनशील कार्यक्रम असताना तलाठी मलमकर यांना सदर फेरफार घेण्यास वेळ कसा मिळाला, वरिष्ठांचे लक्ष कुठे होते, हा संशयास्पद आणि मोठा भ्रष्टाचाराचा तसेच चिंतनाचा सुद्धा विषय आहे। तहसीलदारांना दिलेल्या आदेशानुसार त्यांनी त्यांची पूर्ण चौकशी केली आणि 27/2/17 रोजी त्यांनी त्यांचा अहवाल सादर केला। त्या अहवालावरून आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही, म्हणून मी पुन्हा कलेक्टर साहेबांना ऑफिसमध्ये येऊन पुन्हा विचारणा केली। त्यावरून परत त्यांनी पत्र पाठवलं, तरी पण अजूनपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही। 23 मई को खामगांव शहर पुलिस थाने के यातायात पुलिस ने खामगांव शहर पुलिस थाने के थानेदार संतोष टाले के मार्गदर्शन में शहर में घूम रहे बगैर नंबर प्लेट की नई गाड़ियों को पकड़कर वाहन धारकों को थाने लाया गया और थाने में ही पेंटर को बुलाकर उन गाड़ियों पर नंबर लिखवाया और वाहन धारकों को ताकीद देकर छोड़ दिया गया। थानेदार संतोष टाले ने कहा कि इसके बाद भी अगर कोई बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते हुए नजर आया तो उसे 2000 तक का जुर्माना अदा करना होगा। खामगाव शहरामध्ये बऱ्याच मोटरसायकली ही बिना नंबरच्या मोटरसायकली चालवताना मिळून आलेल्या आहेत। बऱ्याच दिवसापासून ऑब्झर्वेशन आहे की बिना नंबरच्या मोटरसायकली ह्या चालत आहेत, म्हणून आम्ही आज स्पेशल त्याची मोहीम घेतली आणि संपूर्ण ट्रॅफिक कर्मचारी यांना आदेश देऊन ज्या नंबरवर मोटरसायकलवर नंबर नाहीत त्या मोटरसायकली पोलीस स्टेशनला डिटेन केलेले आहेत। पेंटरला बोलावून त्यावर आम्ही रजिस्ट्रेशन करून त्याचा नंबर टाकून त्याची नोंद करीत आहोत। यानंतर जर कोणी शहरामध्ये जर विदाऊट नंबर प्लेट जर गाडी चालवण्यात येईल तर त्याला 236 रुपये प्रमाणे चालान करून 2000 रुपये प्रमाणे दंड आकारण्यात येईल। दरअसल शहर में पिछले कुछ महीनों से ऐसी नई गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही है। नई गाड़ियां खरीदने के पश्चात भी लोग नया नंबर RTO से लेने में लापरवाही बरतते हैं और बगैर नंबर के ही गाड़ियां सड़कों पर दौड़ाते हैं। इसलिए उपरोक्त विशेष मुहिम खामगांव पुलिस द्वारा चलाई जा रही है। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की यह रिपोर्ट। अपने परिजनों से किसी मामूली विवाद को लेकर घर से निकली एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 दिनों तक घर से लापता हुई पीड़िता बीते 21 मई को उसके मां तथा भाई ने भीम टेकड़ी परिसर से अपने कब्जे में लेने के समाचार प्राप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना पीड़िता महादेव खोरी की निवासी है तथा पीड़िता की मां मजदूरी करती है। विगत 17 मई को पीड़िता की मां जिस घर में मजदूरी करती है उस घर की महिला ने पीड़िता को एक दस्तावेज की जेरॉक्स लाने की बात कही थी। इस कार्य से पीड़िता जब से महादेव खोरी से निकली तो आखिरकार लापता होने की अवधि में उसे 4 दिनों की इस अवधि में सामूहिक दुराचार की घटना का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि पीड़िता 17 मई की दोपहर से लापता थी। इसी बीच पीड़िता के निवास स्थान के पास रहने वाले एक युवक से उसकी मुलाकात हुई। उस पीड़िता ने युवक से कहा कि उसे अपने घर वापस नहीं जाना है, उसके लिए कहीं किराए से घर दिलवा दो। संबंधित आरोपी ने पीड़िता को अपने घर के पिछले रूम में लेके गया और रात में उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। दूसरे दिन 18 मई को
पीड़िता को उसी रूम में बंद करके रखा गया और 19 मई को आरोपी के परिजनों को कुछ संदेह होने पर पीड़िता को दिन भर यहाँ वहाँ लेकर वह घूमता रहा और 19 मई की रात उस क्षेत्र में ही उसे छोड़ दिया गया। पीड़िता का कहना है कि रात भर वह भीम टेकरी स्थित एक धार्मिक स्थल पर बैठी रही और सुबह होते ही पीड़िता उस धार्मिक स्थल से चलती बनी। इसी बीच पहले आरोपी ने 21 मई को फिर अपने साथ लेकर किसी दोस्त के जन्मदिन पार्टी में जाने के बहाने पहले आरोपी के अन्य 3 साथियों ने मिलकर उस नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक दुराचार की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि पीड़िता के गुमशुदगी की शिकायत फ्रेजरपुरा थाने में 20 मई को दर्ज कराई गई। इसी बीच पीड़िता के परिजन अपने स्तर पर पीड़िता की तलाश में जुटे थे। 22 मई को भीम टेकरी परिसर से ही पीड़िता की मां तथा उसके भाई ने पीड़िता को अपने कब्जे में लिया और उनकी नाबालिग मिलने की जानकारी फ्रेजरपुरा पुलिस को दी। पीड़िता की गुमशुदगी से लेकर पाए जाने तक पीड़िता से महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ में यह मामला सामने आया है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए अपने गिरफ्त में लेने के समाचार प्राप्त हो चुके हैं। तपती धूप से सारी जनता बेहाल हुई है। तपती धूप की वजह से मरीजों में इजाफा होता नजर आ रहा है। मरीजों के इलाज हेतु शासन की ओर से हर तहसील में उपजिला अस्पताल का निर्माण किया गया है। दरियापुर के उपजिला अस्पताल में भी ग्रामीण तथा शहर के सैकड़ों मरीज इलाज हेतु आते हैं, लेकिन दरियापुर उपजिला अस्पताल राम भरोसे चल रहा है। इस अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए बैठने के लिए बेंच है, ना बेड, और तो और मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था भी न करने से मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में चारों ओर गंदगी फैली हुई नज़र आ रही है। यहाँ मरीजों के इलाज हेतु 5 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, लेकिन डॉक्टरों के लेट लतीफ़ी के कारण मरीज बेहाल हुए हैं। जिला परिषद आरोग्य सभापति दरियापुर निवासी होकर भी इस समस्या का हल नहीं निकल रहा है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होली की यह रिपोर्ट। मी दत्ता पाटील कुंभारकर आज आपल्या सरकारी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये जी दुरावस्था झालेली आहे, रुग्णांना तिथे व्यवस्थित जे पलंगावर आहे, जे गादी वगैरे नाही आहे, त्यानंतर चादर वगैरे नाही आहे, तिथं कुत्र्यांचं चुरचुराट आहे, स्वच्छता म्हणून काहीच नाही आहे नावाला। सरकारने ज्या विविध योजना राबवलेल्या आहेत, विविध योजना काढलेल्या आहेत, त्याचा इथले जे स्थानिक अधिकारी आहे याचा योग्य वापर न करता म्हणजे सुस्त बसलेले आहे। त्यामुळे त्या रुग्णांना अतिशय हाल सहन करावे लागत आहे। अशा या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई प्रशासनाने करावी व त्यांना रुग्णांना विविध ज्या योजना आहेत त्यांचा वेळेवरच लाभ व्हावा याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे। जर असे झाले नाही तर आम्ही युवा एकता सामाजिक संघटनेतर्फे आंदोलन करून यांना वठणीवर आणण्याचे प्रयत्न करू। जर कायदा सुव्यवस्था बिघडला नाही पाहिजे यासाठी प्रशासनाने लवकरात लवकर या गंभीर बाबीकडे लक्ष द्यावे की जेणेकरून रुग्णांचे हाल अपेक्षा होणार नाही आणि त्यांना योग्य तो न्याय मिळणार। नांदेड़ जिले के माहौर तहसील अंतर्गत वाई बाजार का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिला परिषद उपाध्यक्ष समाधान जाधव के सर्कल में आता है। वाई बाजार के स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के मरीजों को मजबूरन निजी अस्पताल में इलाज करना पड़ रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र की बिजली महावितरण का बिल न भरने से 2.5 महीने से गुल हुई है। वाई स्वास्थ्य केंद्र में दवा की भी हमेशा कमी रहती है। इस स्वास्थ्य केंद्र में रात को वॉचमैन के सिवा कोई डॉक्टर या नर्सेज नजर भी नहीं आने से यहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। हमारे माहौर संवाददाता संजय घोगरे, जयकुमार अड़की ने सिद्धार्थ तामगाड़गे की ये रिपोर्ट। मुंबई यात्रा के लिए सबसे उत्तम समझी जाने वाली अंबा एक्सप्रेस को राजधानी एक्सप्रेस का लुक दिया जाएगा। अंबा एक्सप्रेस में लगे नीले रंग के डिब्बों के बजाय इसमें लाल रंग के डिब्बे लगाए जाएंगे, जिसे LBH कोच कहा जाता है। इस संदर्भ में सांसद आनंद राव अरसुल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को अंबा एक्सप्रेस के डिब्बे बदलने का प्रस्ताव दिया है। अमरावती मुंबई एक्सप्रेस विगत 7 सितंबर 2007 से
प्रारंभ हुई थी। पहले ही दिन से अब तक इस ट्रेन में हरदम ही हाउसफुल गर्दी देखी जा सकी। भुसावल रेलवे विभाग में सबसे अधिक उत्पन्न देने वाली अंबा एक्सप्रेस का नाम भुसावल विभाग में दर्ज किया गया है। हालांकि इस ट्रेन का 10 वर्ष पुराने डिब्बे जोड़े गए हैं, लेकिन इस एक्सप्रेस से होने वाली आवक की तुलना में यात्रियों को बेहतर तथा आनंददायी सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए लाल डिब्बे लगाने का प्रस्ताव रेल मंत्री को जिले के सांसद आनंद राव अरसुल की ओर से दिया गया है। मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में लगने वाले लाल डिब्बों की ही तर्ज पर अंबा एक्सप्रेस में भी लाल डिब्बे लगाकर इसका लुक बदला जाएगा। बता दें कि भुसावल विभाग में चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, इंदौर एक्सप्रेस, पुणे हटिया एक्सप्रेस को भी लाल डिब्बे लगाए गए हैं। प्रारंभ में अंबा एक्सप्रेस में 18 डिब्बे ही थे, जिसमें बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर 20 की गई। फिलहाल अंबा एक्सप्रेस 24 डिब्बों की है। सांसद अरसुल के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड की ओर से मान्यता मिलने के बाद मध्य रेलवे मुंबई विभाग के महाप्रबंधक को रेल मंत्री अंबा एक्सप्रेस को लाल रंग के डिब्बे लगाने के आदेश देंगे। लाल डिब्बों की क्षमता नीले डिब्बों से अधिक होती है। नीले डिब्बों में 72 जबकि लाल डिब्बे में 82 यात्रियों की क्षमता होती है। नए डिब्बों में एलईडी, सुसज्ज वातानुकूलित व्यवस्था, प्रशस्त सीट, नए आकार के शौचालय, बैठक व्यवस्था के साथ चार्जर आदि सुविधा उपलब्ध होती है। अमरावती से जबलपुर को जाने वाली 1259 अमरावती जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर है। कृपया लक्ष द्या। अमरावती वरून जबलपुर जाणारी 1259 अमरावती जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 वर आहे। May I have your attention please? हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।